ये कहकर हमारे जवाब का इंतजार किए बगैर गफारा रेंगता हुआ दूसरी तरफ अंधेरे में गुम हो गया। गफारे का काम वाकई यहाँ आकर खत्म हो गया था। इसने हमें टारगेट पर पहुंचा दिया था। अब जो भी कुछ करना था हमें करना था। मेरा साथी गौर से नीचे देख रहा था। वो धीमी सरगोशी में बोला, हमें पीछे से होकर पुल के नाले में उतरना होगा। लगता है नाले में पानी खुश्क हो गया है। मैं भी पुल को देख रहा था। पुल काफी बड़ा था और दूसरे सिरे पर जो पोस्ट थी इसकी रोशनियां धुंधली सी नजर आ रही थीं। हमें इस पुल को दोनों तरफ से उड़ाना था। मेरे साथी कमांडो ने अपनी घड़ी पर निगाह डाली और कहा, अभी दिन निकलने में काफी वक्त है। हमें जितनी जल्दी हो सके पुल के नाले पर पहुंच जाना चाहिए। इस तरफ से आओ। वहां से नीचे उतरने के बाद हमने रेंगने की बजाय झुक कर चलना शुरू कर दिया। ये ढलान थी जो नीचे एक बल खाती सड़क पर से गुजरकर आगे नाले के नशीब में उतर गई थी। बल खाती छोटी सी सड़क साफ नजर आ रही थी। हम बड़ी फुर्ती और होशियारी से नीचे उतर रहे थे क्योंकि हम पहुंच से दूर निकल आए थे। लेकिन मेरे दिल में गश्त करते भारतीय संतरियों का खतरा बराबर सर उठा रहा था। मगर वहां इतना मौका नहीं था कि मैं अपने साथी कमांडो से इस खतरे का इजहार करता। वो मुझसे 6-7 कदम आगे तेज तेज चला जा रहा था। हमारे इर्द गिर्द झाड़ियां ही झाड़ियां थी। हम कमांडोज की तरह झाड़ियों से टकराए बगैर गुजरते जा रहे थे। अचानक एक बार फिर रोशनी राउंड का फायर हुआ। ये रोशनी राउंड हमारे अकब में टीले की ढलान की दूसरी जानब से हुआ था। हम जहां थे वहीं दब से जमीन पर गिर पड़े और सर झाड़ियों की ओट में कर लिए। कुछ देर फजा रोशन रहने के बाद तारीख हो गई। इस दफा ना तो हैवी मशीन गन का फायर हुआ और ना मार्टर गन फायर हुई थी। जब हर तरफ एक बार फिर सन्नाटा छा गया तो हम आगे चल पड़े। अब नीचे छोटी सी पहाड़ी सड़क आ गई। हमें इस सड़क को पार करके इसकी दूसरी जानब नशीब में जाना था। सड़क पर कोई संतरी वगैरह नजर नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ कोई खुफिया पोस्ट भी हो सकती थी। मेरे साथी ने सरगोशी की, मुमकिन है दुश्मन ने यहाँ कोई पोस्ट बनाई हो, लेकिन बिजली के 2 खंभों के दरमियान यही एक जगह है जहाँ से हम सड़क पार करनी है। हम ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते। जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह का नाम लेकर मेरे पीछे आओ। हम बैठकर उतराई उतरने लगे। जब हम ऐन सड़क के करीब पहुंचे तो मेरे पांव से लगकर एक छोटा सा पत्थर नीचे सड़क पर डलक गया। रात के सन्नाटे में इसकी काफी आवाज पैदा हुई। हम वहीं जमकर बैठ गए। इस किस्म की बेहतियाती हमारी मौत का सबब बन सकती थी। अचानक एक जानब से सड़क पर 2 भारतीय संतरी नमूदार हुए। इनके हाथों में स्टीन गन्नें थी और वो बड़ी एहतियात से इस तरफ बढ़ रहे थे जहां से पत्थर ढलान पर लुढ़क कर नीचे गिरा था। मेरा साथी कमांडो मुझसे 4 कदम बाएं जानब था। इसने मुझे इशारा किया और खुद झाड़ी के पीछे लेट गया। मैं भी जहां था वहीं दबक गया, मगर मैं लेटा नहीं, बल्कि झाड़ियों की ओट से दोनों संतरियों को अपनी तरफ आता देख रहा था। सड़क पर हल्की हल्की रोशनी थी। मुझसे बमुश्किल 6-7 कदम पर वो सड़क पर रुक गए। एक संतरी ने दूसरे को इशारा किया कि वो सड़क की अगली जानब जाकर देखे। पहला संतरी इसी जगह खड़ा रहा और दूसरा संतरी इस तरह दौड़कर आगे आया जैसे सिपाही मैदान जंग में एक सिपाही एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे की तरफ जाते हैं। चाकू पर मेरी हाथ की गिरफ्त मजबूत हो गई। मुझे इन हजारों कश्मीरी मुजाहिदों का ख्याल आ गया जिन्हें इन डोगरा सिपाहियों ने बेदर्दी से शहीद कर दिया था। वो सैकड़ों कश्मीरी खवातीन याद आ गईं जिन्हें ये दरिंदे अगवा करके ले गए थे और जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल सका। जो डोगरा सिपाही सड़क पर खड़ा होकर झाड़ियों की तरफ देख रहा था, इससे मेरा फासला 6 या 7 कदम से ज्यादा नहीं था। इसकी स्टीन गन का रुख इन झाड़ियों की तरफ था जो मेरी दाएं जानब थी। वो आगे को झुका हुआ चल रहा था। मैं सांस रोके घुटनों के बल छुपा था। मुझे अपने साथी कमांडो की फिक्र नहीं थी, इसलिए मैं जानता था कि इसकी तरफ जो डोगरा संतरी गया है वो इससे निपट लेगा। मेरे जिस्म के अंग अंग में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं इस खतरे से निपटने के लिए हमतन चौकस हो गया। डोगरा संतरी चढ़ाई चढ़कर मुझसे 2 कदम आगे वाली झाड़ी पर लपका। इसने अंधेरे में झाड़ियों को जोर से भारी फौजी फूट से ठोकर मारी। वो मेरी रेंज में था। यही वो लम्हा था। इस लम्हे को हाथ से खो देना किसी भी कमांडो के लिए मौत का बायस हो सकता है। मैंने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से का भी तौक़ुफ़ ना किया। शायद कोई बुक्का मकार चीता भी इतनी चालाकी और तेजी से अपने शिकार पर नहीं झपटा जितनी तेजी से मैंने उछलकर डोगरे सिपाही को पीछे से दबोचा। मेरे दोनों हाथ बेक वक्त अमल में आ गए। दाएं बाजू ने डोगरे सिपाही की गर्दन को ऊपर की जानब झटका दिया
और बाएं हाथ में पकड़े हुए चाकू ने इसके हलक को काट डाला। इन दोनों एक्शन में 1 सेकंड के 1000वें हिस्से का भी फर्क नहीं पड़ा था। मैंने डोगरा संतरी के खून से अपने कपड़े को बचाने के लिए इसे मुंह के बल झाड़ियों में गिराकर दूसरा वार पीठ पर एन दिल के ऊपर कर दिया। साथ ही इसकी स्टीन गन एक तरफ खींच ली। ये सब कुछ इतनी खामोशी और पलक झपकने में हो गया कि मुझे यकीन है कि खुद मरने वाले डोगरा संतरी को भी एहसास ना हुआ होगा कि इस पर क्या क़यामत गुजर गई। चंद कदम के फासले पर एक साया उभरा। मैंने अपना रुख बदल लिया और चाकू के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। लेकिन ये मेरा साथी कमांडो था। वो झुका हुआ मेरे करीब होकर सरगोशी में बोला, मैंने दूसरे को खत्म कर दिया है, अब जल्दी से सड़क पार करो। वो वहीं से नशीब की तरफ लड़क गया। मैंने भी इसके पीछे अपने आप को गिरा दिया। हम सड़क के किनारे पत्थरों के दरमियान जाकर रुक गए। फिर जिस्म को झुकाए भागकर हमने सड़क पार कर ली और अपने आप को एक बार फिर सड़क की दूसरी जानब ढलान पर लटका दिया और चेहरे पर बहुत सी खराशें आ गई थीं। हमारे नीचे दूर पुल वाले बड़े नाले की तह थी। ऊपर वाली सड़क से एक फौजी ट्रक शोर मचाता गुजर गया। इसकी रोशनी झाड़ियों पर पड़ रही थी। हमने अपने आप को छिपा लिया था। थोड़ी देर के बाद हम बड़े खुशक नाले में उतरकर इसके किनारे की कोई 3 फुट ऊंची पथरीली दीवार के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। सर्दियों का मौसम होने की वजह से नाले में पानी नहीं था। नाले में रेत और छोटे छोटे बेशुमार संगरेजे बिखरे हुए थे। हम इनसे बचकर चल रहे थे। अब हमने झाड़ियों की शाखें तोड़कर अपने कुर्तों और गर्दनों के पीछे इस तरह उड़स ली थी कि अगर हम बैठ जाएं तो झाड़ियां मालूम हों। जो जो पुल करीब आ रहा था, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जहां से पुल शुरू होता था वहां जो खंबा लगा था, इसके बल्ब की रोशनी पुल की तह में पड़ रही थी। लेकिन 3 फुट ऊंची दीवार के साथ साथ अंधेरे की एक चौड़ी पट्टी दूर तक चली गई थी। हम इस तारीक पट्टी में सांप की तरह रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहे थे। जब पुल हमसे कोई 60-70 कदमों के फासले पर रह गया तो मेरा साथी कमांडो रुक गया। इसने हाथ के इशारे से मुझे भी रुकने को कहा। फिर इसने अंधेरे में एक जगह लाइट मशीन गन लगाई। 2 हैंड ग्रेनेड भी मुझे दिए। डायनामाइट के 6 छोटे सिलेंडर कुर्ते की सामने वाली बड़ी जेब में डाले और मेरे कान में अपने होंठ रखकर आहिस्ता से सरगोशी की। मैं पुल के इस गेट के नीचे डायनामाइट लगाने जा रहा हूँ। खबरदार, जब तक ऊपर से फायरिंग ना हो तुम फायर मत खोलना। यह कहकर इसने पुल की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। मैं लाइट मशीन गन के साथ पथरीली दीवार की ओट में छुपा हुआ था और मशीन गन के ऊपर एक बड़ी शाख तोड़कर रख दी थी। अचानक एक रोशनी राउंड फायर हुआ। मैंने सर मशीन गन के नीचे कर लिया। मुझे जमीन के पत्थर और खुशक घास साफ नजर आने लगी। राउंड की रोशनी नीचे आ रही थी। मैंने सांस रोक लिया था। यकीनन मेरे साथी कमांडो ने भी ऐसा किया होगा। इस बार भी रोशनी राउंड के साथ हैवी मशीन गन और मार्टर का फायर ना हुआ। शायद रूटीन के मुताबिक रोशनी राउंड का फायर हुआ था। रोशनी राउंड जमीन के करीब आकर बुझ गया और एक बार फिर अंधेरा छा गया। मैंने आहिस्ता से सर उठाकर अंधेरे में आंखें पूरी तरह खोलकर देखा। दूर ऊपर पुल के गेट पर से एक संतरी डबल मार्च करता पुल की दूसरी जानब चला जा रहा था। मेरी उंगली मशीन गन के ट्रिगर पर थी। ये सरदर्द की बाजी थी। इस वक्त पाकिस्तान के शहरों में लोग बड़े सुकून से गहरी नींद सो रहे थे। शहरियों में से कोई नहीं जानता था वतन के 2 बेटे मौत से आंख मचोली खेलते दुश्मन की शाहरख की तरफ बढ़ रहे थे। हम जिंदगी के हसार को तोड़कर बहुत आगे निकल चुके थे। मुझे इस वक्त यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं एक शहीद हूं और जन्नत से नीचे उतरकर इस मिशन में सरगर्म अमल हूं। सितारों की धुंधली धुंधली सी रोशनी में पुल वाली पहाड़ी की ढलान पर इंडियन आर्मी के एक मोर्चे की छत दिखाई दे रही थी। अचानक पहाड़ के पीछे सफेद सी रोशनी हुई। फिर गड़गड़ाहट की आवाज आई। ये बादलों की गरज थी। देखते ही देखते आसमान को काले स्याह बादलों ने ढांप लिया। सितारे गायब हो गए। ठंडी हवा चलने लगी और फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश में दूर पुल की धुंधली रोशनी में मुझे पहरे पर खड़े सिपाही एक छप्पर के नीचे जाते नजर आए। मुझे अपने साथी कमांडो की कुछ खबर नहीं थी, लेकिन इतना मुझे यकीन था कि वो बरक रफ्तार मशीन की तरह अपना काम कर रहा होगा। वक्त बड़ा सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। मैंने अंधेरे में अपनी कलाई की घड़ी पर निगाह डाली। अभी दिन निकलने में 2 घंटे बाकी थे। मैं बहुत जल्द अपना ऑपरेशन खत्म करके वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। मुझे हर आन यही दड़का लगा रहता था कि अभी पुल के ऊपर से मेरे साथी कमांडो पर फायरिंग शुरू हो जाएगी।
इसके जवाब में मुझे अपने साथी को कवर देना था। हमारा प्रोग्राम ही यही था कि मरने से पहले पुल के नीचे डायनामाइट लगाकर इसे उड़ा दिया जाए, ख्वाह हम में से कोई जिंदा ना बचे। डायनामाइट सिलेंडरों के साथ एक टाइम बम भी लगाया जाना था, लेकिन अचानक हमले की सूरत में बारूद पर पिस्तौल से फायर करके पुल को अपने साथ ही धमाके से उड़ा देना भी हमारे प्रोग्राम में शामिल था। बारिश तेज हो गई थी। पुल पर अब कोई संतरी नजर नहीं आ रहा था। 15-20 मिनट गुजर गए, मगर मुझे यूं लगा जैसे 15 घंटे गुजर गए हों। मुझे बारिश में एक झाड़ी अपनी तरफ आती दिखाई दी। मैंने मशीन गन का रुख इसकी तरफ कर दिया, लेकिन वो मेरा साथी था। वो कीचड़ में लथपथ था। मेरे कान के करीब मुंह लाकर सरगोशी में बोला, डायनामाइट लगा दिया है, अब पुल के दूसरे गेट की तरफ जाता हूं। इतना कहकर वो नाले के नशीब में लड़क गया। नाले में अब बारिश का पानी आ गया था। अंधेरे और बारिश में मेरा साथी अब मुझे नजर नहीं आ रहा था। डायनामाइट के फटने में आधे घंटे का वक्फा डाला गया था। यह बात हमें पहले से ही मालूम थी। 20 मिनट के अंदर अंदर मेरे साथी को पुल के दूसरे गेट के नीचे दीवार के पत्थरों में डायनामाइट के 6 सिलेंडर लगाकर वापस आना था। अब एक मिनट एक घंटे का हो गया था। मैं पाक फौज के इस जांबाज कमांडो की जुरात और दलेरी पर अंगश्ते बदना था। वो भूल गया था कि वो जिंदा है और पीछे पाकिस्तान में इसकी माँ, बहन, बीवी या बच्चे भी हैं जो इसका इंतजार कर रहे होंगे। इस वक्त इस सरफरोश कमांडो की माँ, बहन, बीवी और बच्चे इसका वतन अजीज पाकिस्तान ही था। 5 मिनट गुजर के फिर मजीद 5 मिनट गुजर के बारिश मुसलसल हो रही थी। पहाड़ों की बारिश बड़ी मूसलाधार होती है। ऊपर पहाड़ियों से बारिश के पानी के रेले बहकर नाले में गिरने लगे और इनका हल्का हल्का शोर बुलंद हो रहा था। दूर पुल के दूसरे सिरे पर जो 2-3 बत्तियां रोशन थी, वो बारिश की धुंध में मदम हो रही थी। मेरी आंखें बारिश की जालरों को चीरती हुई पुल के दूसरे गेट पर लगी थी, जो मुझसे काफी दूर था। मेरे साथी को गए पूरे 15 मिनट गुजर गए होंगे कि एकदम से यके बाद दिगरे 2 रोशनी राउंड के हो गए। हर तरफ रोशनी फैल गई। साथ ही मशीन गन, लाइट मशीन गन और राइफल के फायरों के धमाके गूंजने लगे। सिपाहियों की एक दूसरे को आवाजें देने का भी शोर उठा। पुल के पहरे वाले गेट से एक जीप तेजी से दूसरे गेट की तरफ दौड़ी। पुल के दूसरे गेट पर जबरदस्त फायरिंग हो रही थी और ट्रीसर बकड़ की रोशनी लकीरें एक दूसरे को काटती गुजर रही थी। मैं समझ गया कि मेरे साथी को देख लिया गया है। वो मुझसे इतनी दूर था कि मैं इसे अपनी लाइट मशीन गन का कवर नहीं दे सकता था। खेल बिगड़ गया था। रोशनी राउंड बार बार फायर हो रहे थे। अचानक पुल के दूसरे गेट की जानब रोशनी का एक ज्वालामुखी सा फूट पड़ा और इस कदर जोरदार धमाका हुआ कि जमीन ने मुझे लाइट मशीन गन समेत ऊपर उछाल दिया। मैं झाड़ियों को पकड़कर संभला। पुल के दूसरे गेट पर हल्के हल्के धमाके हो रहे थे। चीखो पकार मच गई थी। छोटा बड़ा फायर जारी था। रोशनी राउंड हुआ तो मैंने इसकी रोशनी में देखा कि पुल दूसरे गेट की जानब से आधा नीचे बैठ गया था। मेरे साथी ने हंगामी सूरत हाल के पेश नजर डायनामाइट सिलेंडरों को खुद ही बख्श से उड़ा दिया था और ये यकीनी बात थी कि पुल के साथ वो खुद भी उड़ गया होगा। पुल के मेरे वाले गेट के पोस्ट में से हैवी मशीन गन की फायरिंग शुरू हो गई थी। साथ ही आसपास की ढलानों पर से मार्टर तोप के गोले आने लगे। धमाकों से कान पड़ी आवाजें सुनाई नहीं देती थी। रोशनी राउंड इस पुल के मेरे वाले गेट से फायर हो रहे थे। इंडियन फौजियों को पता चल गया था कि पाकिस्तानी कमांडोज ने ही पुल को हिट किया है और वो आसपास ही छुपे हुए हैं। मेरा वहां ठहरना खामखा अपने आप को मौत के मुंह में झोंकने वाली बात थी। मैंने अपने आप को पहाड़ी नाले में गिरा दिया। जो नाला थोड़ी देर पहले तक खुशक था, अब इसमें बारिश का पानी नहायत तेजी से बह रहा था। पहाड़ी नाले अगरचा गहरे नहीं होते, लेकिन इनमें पानी आता है तो पानी की रफ्तार इतनी तेज होती है कि पाँव नहीं टिकते। नाले का तेज रफ्तार पानी मुझे पुल की उल्टी जानब बहाए लिए जा रहा था। पानी का रुख ऐसा था कि मैं पुल के नीचे जाने के बजाय पुल से दूर हो रहा था। यह बात मेरे लिए सूदमंद थी। चंद ही लम्हों के बाद पुल से काफी दूर निकल चुका था। पहाड़ काफी तंग था। पानी बेहद ठंडा था। मेरा जिस्म सुन्न हो रहा था। बारिश इसी तरह हो रही थी। फायरिंग और मार्टर के गाकों की आवाजें काफी पीछे रह गई थीं। अभी मैं नाले से बाहर नहीं निकलना चाहता था, क्योंकि ये सारा इलाका फौज की अमलदारी में था। अगरचा नाले का यक पानी मुझे बर्फ की तरह सुनकर रहा था, मगर मैं तेज रफ्तार लहरों में बहा चला जा रहा था। गैर शौरी तौर पर मेरे कान एक और धमाके की आवाज को सुनने के मुंतजिर थे।
ये धमाका इन डायनामाइट के ताकतवर सिलेंडरों का होना था, जिन्हें मेरे साथी कमांडो पुल के पहले गेट के नीचे पत्थरों में लगाकर आया था। मैंने अपने आप को कंबल में गठरी की तरह लपेट रखा था और पानी गेंद की तरह आगे ही आगे बहा कर लिए जा रहा था। अचानक आसमान पर इतनी तेज रोशनी फैली कि मेरी आंखें चुंधिया गईं। एक सेकंड बाद सारी वादी एक भयानक धमाके से लरज गई। मैंने पीछे की तरफ देखा। धमाके के पहले गेट पर से आग और धुएं की बादल बुलंद हो रहे थे। मेरे साथी का लगाया हुआ पहला बारूद फट गया था और इसने पुल के इधर वाले हिस्से को भी उड़ा दिया था। इस धमाके के बाद हैवी और लाइट मशीन गन की फायरिंग और मार्टर तोपों के धमाकों का तूफान उठ खड़ा हुआ। अगरचे मैं बर्फ का गोला बन चुका था, लेकिन मैंने एक बार फिर अपने आप को पहाड़ी नाले के तेज रफ्तार ठंडे यख पानी की लहरों के हवाले कर दिया। फायरिंग की आवाजों में अब बादल की गरज भी शामिल हो गई थी। बारिश रुक गई थी, मगर बादल अभी तक गरज रहे थे। फिर बादलों की गरज भी बंद हो गई। मैं पहाड़ी नाले से बाहर निकल आया। दूर तबाहशुदा पुल से अभी भी इक्का दुक्का फायर की आवाज आ जाती थी। मैंने सर से पांव तक ठंडे पानी में शराबूर था। मैंने गीला कंबल उतार कर नाले में फेंक दिया और नाले की तेज रफ्तार लहरें इसे बहा कर ले गईं। मेरा जिस्म ठंड से सुन्न हो रहा था। मैंने वर्जिश शुरू कर दी और जब मेरे जिस्म की खोई हुई हरारत किसी हद तक बहाल हो गई तो मैंने कुर्ता उतार कर निचोड़ा और इसे दोबारा पहन लिया। इस वक्त मेरे पास सवाए चाकू, 2 हैंड ग्रेनेडों, गीले करेंसी नोटों और मेरी पुरानी दोस्त सुधा रंगनी के दिए हुए सांप के मनके के सिवा और कुछ नहीं था। चाकू मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया और बाकी चीजें जेब में डालकर टीले की चढ़ाई चढ़ने लगा। यहाँ भी गश्त करते भारतीय संतरियों का खतरा था, लेकिन पीछे इतनी तबाही मची हुई थी कि मेरे अंदाजे के मुताबिक गश्त पार्टी भी पुल की तरफ चली गई थी। बादलों ने आसमान को ढांप रखा था। हर तरफ तारीकी छा रही थी। मैं टीले पर चढ़कर बैठ गया। मैं कश्मीर की इन पहाड़ी वादियों से नावाकिफ था और अकेला किसी भी तरफ नहीं जाना चाहता था। मेरे लिए इस वक्त गफारे की कोठी और इसके बाग का खुफिया तहखाना ही सबसे बड़ी पनाहगाह थे। मैंने अंदाजे से इस टेली की तरफ चल पड़ा जिसके अकब में मेरे ख्याल में गफारे का सेब का बाग था। मेरी रफ्तार तेज नहीं थी क्योंकि चढ़ाई होने की वजह से मैं आहिस्ता चल रहा था। टीले के ऊपर पहुंचकर मगरब की तरफ निगाह डाली। मेरे सामने नीचे एक प्याले की तरफ बनी हुई छोटी सी अंगीठी थी। इसके आगे एक बड़ी टीकरी थी और इस टीकरी के पार गफारे का बाग होना चाहिए था। अंधेरी रात में भी मुझे दूर टीकरी चढ़कर दरख्तों का एक झुंड नजर आ रहा था। यकीनन ये वो दरख्त थे जो गफारे के सेब के बाग के आगे जाकर हमवार मैदान के किनारे पर आते थे और जहां से हमने नशेब में पुल की तरफ अपना सफर शुरू किया था। पत्थरों, चट्टानों, झाड़ियों और लंबी घास से गुजरता मैं नीचे तलहटी में आ गया। यहाँ कोई बाकायदा पगडंडी न होने के बायस जगह जगह छोटे बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे और झाड़ियां रात के अंधेरे में भूतों की तरह लग रही थीं। अगरचा बारिश बहुत हुई थी, मगर यहाँ जमीन रेतली और रंगरेजों से भरी हुई थी, जिसकी वजह से कीचड़ नहीं था। रात काफी सर्द थी, मगर मुझे सर्दी महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि चलते रहने से मेरा जिस्म गर्म हो गया था और कपड़े भी सूखना शुरू हो गए थे। अंदाजे से मैंने इस तलहटी से निकलकर सामने वाले टीले पर चढ़ना शुरू कर दिया। टीले की चोटी तक पहुंचते पहुंचते मेरा दम फूल गया। बड़ी दुश्वार गुजार चढ़ाई थी। लगता था कि इधर कभी कोई इंसान या मवेशी नीचे नहीं उतरा। टीले पर जाकर मैंने अंधेरे में आंखें पूरी तरह से खोलीं और बाएं जानब देखा। दरख्तों का वो छोटा सा झुंड मुझसे कोई 200 कदम के फासले पर था। या खुदा, यही हमारे गाइड के बाग वाले दरख्त हों।